घनजीवामृतम नंबर 2, घनजीवामृतम नंबर 2 प्रति एकड़ 200 किलो, प्रति एकड़ 200 किलो धूप में सुखाया हुआ और छलनी से छाना हुआ गोबर का खाद ले। आओ पेड़ा, आओ FYM, फार्म एंड मैन्यूअर, क्या बोलते हो आप उसको? तेलुगु में क्या कहते हैं? पेड़ा अंटारा पेंटा कुप्प अंटारा? पेंटा पेड़ा, हाँ। कन्नड़ में टिप्पे गोबरा कहते हैं, पेंडा पेड़ा, तेलुगु में पेंटा पेड़ा। पेंडा और पेड़ा, पेंटा नहीं तो पेड़ा। देखिए, हर दिन हम क्या करते, वो गाय बैल का गोबर निकालते, झाड़ झूड़ करते, वो डाल देते हैं, फिर धूप काले में वो बंडी में भरते हैं और खेत में डाल देते, उसको क्या कहते हैं? पेंटा पेड़ा, पेंटा, ओके ओके, पेंटा। पेंडा, पेंटा। टेक 200 kg ड्राइड एंड स्यूड फार्म एंड मैन्यूअर, 200 किलो पेंटा धूप में सुखाया हुआ और छलनी से छाना हुआ ले, को थोड़ा फैला दे, स्प्रेड आउट स्लाइटली, थोड़ा फैला दें, उसके ऊपर 10% यानी 200 किलो है तो 20 लीटर जीवामृतम डाल दे, छिड़क दे। 10% मीन 200 किलो है तो 20 लीटर, 100 किलो है तो 10 लीटर। फिर कपड़े से ठीक से उसको, कपड़े से नहीं, फावड़े से ठीक से हाथों से मिला ले। मिक्स इट वेल by the spade horizontally and vertically also, so that every particle will be treated by जीवामृतम. We have to mix thoroughly. ठीक है? बाद में उसका छाया में 48 घंटे ढेर लगा दे, छाया में उसका ढेर लगा दें। बारिश का पानी और सौर रोशनी उसको नहीं मिलनी चाहिए, पड़नी नहीं चाहिए। अगर दिन का तापमान 12 के नीचे है तो बोरी से ढक दे, अन्यथा नहीं। 48 घंटे के पश्चात उसको कड़ी धूप में फैला दे और सुखाएं। दिन में 2 बार, सुबह शाम, दोपहर को सुबह 10 बजे और 3-4 बजे उसको नीचे ऊपर करना है, ऑल्टर करना है। पूरा सूखने के पश्चात अगर उसमें ढेले है तो उसके बारीक करना है और बोरी में भरकर ठंडी जगह में अंदर रख देना है। 1 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। We can utilize throughout the year. Storage capacity 1 year. ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। It is enough for 1 acre. जर्सी होल्स्टीन का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देशी गाय का, देशी बैल का चलेगा, भैंस का कोई उपयोग नहीं होता। डाल सकते हैं, कोई ज्यादा उपयोग नहीं है भैंस का। वैसे भैंस का दूध पीना भी अच्छा नहीं है। हाँ? देशी काऊ का पेड़ा और बैल का पेड़ा भी मिला सकते। दूध देने वाली गाय या? हाँ चलेगा, दोनों चलेगा। दूध देने वाली, न देने वाली, दोनों चलेगा। वे आज ही आए, दोनों चलेगा। ओके। जीवामृतम, घन जीवामृत नंबर 3, गोबर गैस स्लरी घन जीवामृतम। गोबर गैस किसके पास है? Those who are having the gobar gas, okay, and electricity generation with gobar gas. गोबर गैस से विद्युत निर्माण करते हैं, कौन है? Anybody? No? Nobody? Zero body? Okay. We can create the electricity by gobar gas also. We have raised the plant. We can see. I will give the details tomorrow. Okay. Take
गोबर गैस स्लरी एंड ड्राई इट इन फुल सनलाइट। गोबर गैस स्लरी जो बाहर निकल रही है उसको कलेक्ट करे और कड़ी धूप में उसको सुखा ले, जो भी उपलब्ध है उसको सुखा ले। नहीं, गाय का बैल का चलेगा, भैंस का भी चलेगा, उसमें अगर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, क्या किया हमने, गोबर गैस स्लरी जो बाहर निकलती है उसको क्या किया, सुखा दिया, है ना। सूखने के बाद उसके ढेले है उसको बारीक कर दिया और उसको स्टोर कर दिया, स्टोर कर दिया। कहाँ है, कहाँ किया, लिख लिया, हाँ लिख लिया। हाँ, अब लिखे उसमें से 50 किलो सूखा हुआ गोबर गैस स्लरी ले, उसमें से 50 किलो गोबर गैस स्लरी ले, बिकॉज गोबर गैस स्लरी इज हैविंग anaerobic bacteria. We want aerobic bacteria, we do not want anaerobic. So it is very essential to mix the fresh cow dung in the गोबर गैस स्लरी। 50 किलो वो सूखी हुई गोबर गैस स्लरी ले, उसमें 50 किलो देशी गाय का गोबर मिला दे। एरोबिक मीन्स हवा पर न जीने वाले, जिनको प्राणवायु नहीं चाहिए, ऐसे जीवाणु। हमें चाहिए प्राणवायु पर जीने वाले जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया। उसमें 1 किलो गुड़ बारीक कर डाल दे, 1 किलो बेसन डाल दे और उसको मिक्स करे, मिश्रित करे, मिलाए। ठीक है, मिलाने के बाद छाया में 48 घंटे ढेर लगा दे। वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, ढेर लगा दे। अगर शीत लहर है तो बोरी से ढक दे, अन्यथा नहीं। उस पर पानी नहीं गिरना चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, 48 घंटे के पश्चात उसको कड़ी धूप में और एक बार सुखाइए और अंतिम सूखने के बाद बोरी में भरकर स्टोर करें, यानी भंडारण करें। 1 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज फॉर थ्रू आउट द ईयर। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, जो भी मिलेगा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अब इसका उपयोग कैसे करना है बाद में बताएंगे। अब लिखे बीज संस्कारम वेतन शुद्धि बीजामृतम। 100 किलो बीज संस्कार के लिए 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें देशी गाय का ही 5 लीटर गोमूत्र डाल दीजिए। देशी गाय का ही चलेगा, बैल का नहीं चलेगा, किसी का नहीं। ठीक है, उसमें 5 किलो देशी गाय का ताजा गोबर डालिए। तेलुगु में बहुत सारे मराठी शब्द है, या मराठी में तेलुगु शब्द है मुझे मालूम नहीं, लेकिन है कॉमन शब्द बहुत सारे। संस्कृत से ये क्या बोलते हैं मैं समझता हूँ, हाँ ये गलती करते हैं तो टोकता हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है। ठीक है, ओके। बाद में 50 ग्राम खाने का चूना पानी के मिलाकर उसमें डाल दे। 50 ग्राम लाइम, एडिबल लाइम, dissolved in the water. We have to add this in this solution. दुकान में से चूना खरीदेंगे तो पैसे मत दीजिए, कहिए 0 बजट है और यूटिलाइज करें। ठीक है ना, उसको चूना नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। बाद में हमारे खेतों के मेड़ की अथवा जंगल की 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दे बस। इसको हम जीवाणु मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवाणु मिट्टी, जीवाणु माटी। हमारे खेत के मेड़ में, जंगल में करोड़ों सालों से जीवाणु की सारी प्रजातियां पलती आ रही हैं, आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, हमें मालूम नहीं और मालूम है। ऐसी सारी प्रजातियां
जब हम एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं, जीवामृत में डालते हैं, बीजामृत में डालते हैं, तो सारी प्रजातियां हम जीवामृत में डालते हैं। उनका गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और जैव विविधता निर्माण होती है। भूमि में डालने के बाद वो सारी जीवाणु की जैव विविधता भूमि में सक्रिय होती है। भूमि में जीवाणु की जितनी जैव विविधता ज्यादा उतनी उत्पादन ज्यादा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक मुट्ठी हम मिट्टी ले, जीवाणु मिट्टी की। ओके, बाद में उसको लकड़ी से घोले क्लॉकवाइज, सव्य गति, अपसव्य नहीं। इट इज ए यूनिवर्सल डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। वी हैव टू स्टीर इट वेल। रात भर रखे, कीप इट ओवरनाइट फॉर फर्मेंटेशन, और दूसरे दिन बीजों को प्रक्रिया करे, संस्कार करे। जो एक दला ग्रामीणी परिवार की जो फसलें हैं, जैसे ऑल द सीरियल्स एंड ऑल मिलेट्स, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, नवनी है, कोदो है, कुटकी है, रागी है, इस सारी इनको बीजों को कैसे लगाना है इसके बारे में बताएंगे। उसी तरह जो ऑयल सीड होते हैं, तेल वाले, जैसे कॉटन है, सनफ्लावर है, लिनसीड है, तिल है, सीसम है, जो हमें खाने का तेल देते हैं, वो केवल सोयाबीन नहीं और मूंगफली नहीं, बाकी सारे। ఈ సోయాబీను అలాగే వేరుశెనగ తప్ప మిగిలిన నూనె గింజలు कौन कौन से? एक तो तृणधान्य, पहले మొదటివి తృణధాన్యాలు ग्रामीण परिवार के, बाद में तेल देने वाले, खाने का तेल देने वाले सभी फसलें, दोनों छोड़कर, सोयाबीन और मूंगफली छोड़कर। इनमें से चुने हुए फसल के बीज लें, जो बताया अभी, उनमें से जो हमें बीज बोना है जिस फसल के, उसके बीज लें। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? इनमें से जो नाम दिए हैं, उनमें से जो फसल आप लेना चाहते हैं उसके बीज ले। समझ में आया? हाँ, किसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करें। कमाल है, ये तो बहुत कमाल की बात है। इनको तो पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। इतना स्पष्ट करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमाल है। मैंने सोयाबीन नहीं कहा, डाइकॉट है। मूंगफली कहा नहीं लेना है। तिल मोनोकॉट है, किसने कहा डाइकॉट है? मालूम है डाइकॉट माने क्या? हाँ, तिल मोनोकॉट है, डाइकॉट नहीं है। एक दला द्विदला माने क्या है? समझ में आया? एक दला माने जिसके बीज दबाने के बाद वो दो दलों में विभाजित नहीं होते, वो एक दला। और जिसके बीज दो दला में विभाजित होते, वो द्विदला। ये तिल के बीज विभाजित नहीं होते। नहीं समझ में आया? दो दल आते ना साहब, तिल में भी। अरे भाई, तिल का दाना दबाइए, दो दल नहीं होते। हाँ, इनमें से जो फसल आपको लेना है वो बीज ले। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। क्या समझ में नहीं आया? ये जो फसल के नाम बताए हैं, इनमें से जो फसल आपको लेना है उसके बीज ले। इसमें क्या, ये वाक्य सुनने के बाद क्या समझ में नहीं आया? बीजामृत कैसे तैयार करना है किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? हाँ, जो फसल के नाम बताए वो समझ में आए? अरे बताए ना, पैडी गेहूं, राइट डाउन। पैडी, धान, वरी, गोधुमे, जोन्ना, मेकेजोन्ना, सजलू, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, these are the millets. कोदो, कुटकी, these are the millets, तृणधान्य। ओके, हाँ। बाद में कॉटन, सनफ्लावर, लिनसीड, अलसी, लिनसीड, लिन सीड, अलसी, अलसी,
जवस, लीन सीड, लीन यलायन, लीन सीड, जिसको अलसी बोलते हैं हिंदी में, अलसी, तिल, सोयाबीन छोड़कर, मूंगफली छोड़कर। नहीं समझ में आया? अभी आया? पहले नहीं आया था? सो गए थे? ठीक है, वो कल दिन हो गया ना तेलंगाना का। ठीक है, हाँ, इनमें से आपको कितनी फसल लेनी है? जो फसल लेंगे इनमें से, है ना, उनके बीज ले, थोड़ा फैला दे और उसके ऊपर अंदाज से बीजामृत छिड़के। अंदाज से उसको क्या करना है? छिड़कना है। बाद में रब द सीड बाय बोथ हैंड, दोनों हाथों से उसको क्या करना है? घोलना है। या राइट? ఏమంటారు నలుపుతారా? नहीं समझ में आ गया? ये तेलंगाना की अलग लैंग्वेज है और आंध्र की अलग है क्या? एक ही है? ये लैंग्वेज का बंटवारा नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हो तो लैंग्वेज भी सेपरेट होनी चाहिए ना, टुकड़े करके, दो टुकड़े, एक टुकड़ा इधर उधर। ठीक है, हाँ। बाद में उसको छाया में सुखाइए, छाया में सुखाइए। 1-2 घंटे में सूख जाता है, हवा बहती है, 1 घंटे में सूख जाता है, 1-2। और बीज बोए। हो गया? अब लिखे मूंगफली और सोयाबीन, इसका छिलका बहुत पतला होता है, अगर आप घिसते हैं तो निकल जाता है, अंकुरन नहीं होता। इसलिए जितने बीज है उसका 10% घन जीवामृत ले, उसमें धीरे से मिलाए और बोए। धीरे से उसको मिलाना है। ఘనజీవం ఘనజీవం घन जीवामृत 10%, 10%, 10%। अगर उस पर बीजामृत डालते हैं तो छिलका निकल जाता है। अब लिखे सभी तरह की दालें, ऑल पल्सेस, मूंग, उड़द, लोबिया, तुअर, शनगलू, हॉर्स ग्राम, बीन्स, ఉలవలు, इनमें से जो फसल लेना है उसके बीज ले, जो फसल हमें बोना है उसके बीज ले, धीरे से फैलाए, अंदाज से बीजामृत छिड़के, दोनों हाथों से घिसे मत, डोंट रब द सीड, अदरवाइज कोटिंग विल बी रिमूव्ड। केवल स्प्रेड आउट द फिंगर्स, दोनों हाथों की उंगलियां फैलाना है और धीरे से उंगलियों से नीचे ऊपर करना है, अल्टर करना है, बस। समझ में आया? हाँ, छाया में सूखना है, बोना है। अब लिखे शुगर केन, बनाना राइजोम्स, जो कंदू लगाना है बनाने के, हल्दी, अदरक के बीज, आलू, आलू को क्या कहते हैं? आलूगड्डा बोलते हैं सर ये। अच्छा, और बंगाड़ादुम्पा वहाँ बोलते हैं, ओके, बंगाड़ादुम्पा बोलते हैं, आलूगड्डा। आलूगड्डा। इनमें से जो क्रॉप लेना है उसके बीज एक बांबू की टोकरी में ले और बीजों समेत वो टोकरा बीजामृत में कुछ क्षण के लिए डुबोए और लगाए। समझ में आ गया? कुछ सेकंड, राम कृष्ण हरि, हो गया काम। घड़ी नहीं देखना है, घड़ी छोड़ देना है। ठीक है? अब ये घड़ी लेकर बैठेंगे वहां, कितना मिनट हो गया? 10 सेकंड कम है, कैसे होगा? शायद ये प्रोफेसर है, ऐसा लगता है। ठीक है? हाँ, बाद में कटिंग्स, स्वीट पोटैटो कटिंग, इधर अपने खाने का पान, तांबुलम कटिंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वेनिला कटिंग, जो कटिंग लगाते हैं बीजामृत में डुबोना है, लगाना है। जो भी कटिंग लगाना है बीजामृत में डुबोना है, लगाना है। हो गया? अब फलों के बीज, फलों के बीज, फलों के बीज बीजामृत में डुबोए और लगाए सुखाकर। इसका मतलब है जो भी लगाना है बीजामृत का संस्कार करके ही लगाना है। सब्जियों के बीज, सब्जियों के बीज पॉकेट में से बाहर निकालने के उपरांत उसको पानी से धो ले, उसको जहर लगा हुआ है, बाद में बीजामृत का संस्कार करके सुखाकर उपयोग करें। बीजामृत में डालना है, निकाल कर सूख देना। क्या होता है?
जब भी बादल आते हैं, हवा बहने लगती है, उस हवा के साथ नुकसान करने वाले फफूंद, फंगस, उसके बीजाणु भी बहकर आते हैं। हवा के साथ नुकसान करने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, उनके कोश भी बहकर आते हैं। और हवा में नमी होते हैं तो बीज के ऊपर वो बैठ जाते हैं। अगर हम बीज का संस्कार नहीं करते, संस्कार के बिना बीज भूमि में डालते, तो बीज के साथ ये राक्षस भी भूमि में चले जाते हैं। और जब नमी मिलती है, इनकी संख्या बढ़ती है, और जब बीज अंकुरित होते हैं तो जो जड़ बाहर निकलते हैं वो जड़ में घुसते हैं। जड़ में घुसने के बाद पूरे शरीर में फैलते हैं, और बाद में हमको मालूम पड़ता है कि पत्तों पर काला पीला धब्बा लगा है, दाग लगा है। इसका मतलब है फंगस अटैक हो गया है, बीमारी आ गई है। बाद में दाग का आकार बढ़ता है और पूरा पत्ता पीला पड़ता है, सूखकर गिर जाता है। These are called seed-borne diseases, यानी जड़ों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां कहते हैं। Seed-borne diseases। हाँ, सीड बॉर्न। हाँ, ओके। लेकिन हम बीजामृत का उपयोग करते हैं, संस्कार करते हैं, तो सारे राक्षस खत्म होते हैं। बीजामृत में हमने देशी गाय का गोबर डाला है। देशी गाय का गोबर अद्भुत फंगिसाइड है, यानी फफूंदों को नाश करने वाला है। वो फफूंदों के बीजाणु को खत्म करता है। बीजामृत में हमने देशी गाय का गोमूत्र लिया है। गोमूत्र बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल डिवाइस है, यानी जंतु रोधक है। जैसे ही ये हमारा गोमूत्र जंतु को कंट्रोल करता है और बीज शुद्ध होता है, और शुद्ध बीज भूमि में डालने के बाद बीमारी आती नहीं। आप कभी देखते हैं कि मूंगफली का बीज बोया, सोयाबीन बोया, शनगलू बोया या मूंग उड़द बोया, और कुछ दिन के बाद मालूम पड़ेगा, 1-1.5 महीने के बाद, ये 15 दिन के बाद, कि छोटे छोटे कुछ पौधे मुरझा रहे और गिर गए हैं। उन पौधों को मुरझाए हुए उखाड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा सारा जड़ उसको गला दिया है। ये नुकसान करने वाले कुछ जंतु होते हैं, जैसे फिजूरियम है या सुडोमोनास के कुछ प्रकार हैं। लेकिन जब हम बीजामृत का संस्कार करते हैं तो इनको मारने वाले हमारे मित्र जंतु वहाँ होते हैं, वो इनका कंट्रोल करते हैं। ये बीमारी आती नहीं, कोई पौधा मुरझाता जाता नहीं, नुकसान होता नहीं। हमारे कुछ पौधे मामिडी के या बत्ताई के या बाकी सारे फलों के पौधे, या मिर्च टमाटर भी कभी कभी क्या होता है कि अचानक उसकी डालियाँ सूखने लगती है। जब आप खोद कर जड़ों के पास देखते हैं तो जड़ खराब हो गई है। ये नुकसान करने वाला एक बहुत खतरनाक फंगस है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा। ये फाइटोप्थोरा को कंट्रोल करने वाला हमारा एक दोस्त फंगस है, मित्र फंगस है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ये बीजामृत में होता है और वो उसको कंट्रोल करता है। साथियों, जब आप बीज की थैली खरीदते हैं उस पर लिखा होता है 55% जर्मिनेशन। ये 55% क्यों, 90% क्यों नहीं? इसका कारण है हर बीज के अंदर एक कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जो अंकुरन को रोकते हैं। Some biochemicals are existed inside the seed which restrict the germination. These biochemicals are called anti-germinating aflatoxins, यानी अंकुरन रोधक तत्व। लेकिन जब आप बीजामृत का संस्कार करते हैं सारे न्यूट्रलाइज निष्क्रिय बनते हैं और 90% जर्मिनेशन हमें मिलता है। तो साथियों, बीजामृत संस्कार बहुत आवश्यक है। बीजामृत तैयार करने के लिए हमें कुछ भी खरीद कर नहीं डाला है। घन जीवामृत तैयार करने के लिए हमें कुछ भी खरीद कर नहीं डाला है, और जीवामृत तैयार करने के लिए हमें कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो पपीता का एक बीज लगा दीजिए, 100 पपैया लगते हैं, फल लगते हैं। एक सपोटा का बीज लगा दीजिए, हजारों हमको फल मिलते हैं। यानी केला लगा दिए, केले का फल हमें पल्प मिलेगा। इसका मतलब है
दलहन है तो बीच में हम आंतर फसल लेंगे दलहन की, तो घर में ही हम सबको मिलते हैं। अगर गन्ना आपके पास है, नहीं है तो थोड़ा लगा सकते हैं, तो गन्ने का रस भी उपलब्ध होता है। ये गुड़ घर में बना सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ा टेक्निक नहीं है। घर में गुड़ बनाकर खुद भी खा सकते हैं, नेचुरली ग्रोन जागरी, और जीवामृत में भी उपयोग में ला सकते हैं। सबको समझ में आ गया है? जीवामृतम, घन जीवामृतम, बीजामृतम, ओके? एनी प्रॉब्लम? हाँ, नो प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम। अगर जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो जीने का क्या अधिकार? अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि भाई जीरो बजट में नाइट्रोजन कहां से मिलता है, फास्फेट कहां से मिलता है, पोटैश कहां से मिलता है? क्योंकि यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, फर्टिलाइजर डालना ही तो कहां से मिलेंगे? आपके मन में सवाल होगा। ये हमारे पेड़ पौधे हैं और इनमें हवा बह रही है। इस हवा में 78.6% नाइट्रोजन है। इसका मतलब है हवा नाइट्रोजन का महासागर है। अगर 5 लीटर हवा है तो 4 लीटर नाइट्रोजन ही है। ये पेड़ पौधों के पत्ते हवा में डुल रहे, खेल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द नाइट्रोजन का महासागर है। चाहे तो सारा नाइट्रोजन हवा से ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि भगवंत ने उनको हवा से नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं दी है। इसका मतलब है किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता सीधा हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जंगल के पौधों को नाइट्रोजन मिल गया, हमने नहीं दिया, कोई यूरिया डालता नहीं, लेकिन मिल गया। पत्तों ने नहीं लिया, ले नहीं सकते, हमने नहीं दिया, लेकिन मिल गया। इसका मतलब है मानव के सिवा कोई तो भी है जिसने हवा से नाइट्रोजन लिया और जड़ों को दे दिया। अब वो मध्यस्थ दलाल है एक जंतु जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका मतलब है ईश्वर ने एक जीवाणु पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई हवा से नाइट्रोजन ले और पौधों को दे। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम नया नाम दे नत्राणु, हम उसको नाम दें नत्राणु। ये नत्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक है सहजीवी नत्राणु, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा है असहजीवी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सहजीवी द्विदला फली वर्गीय पप्पू धान्य के जड़ों पर जो गांठ होती है उसमें वो बैठा हुआ आता है। डाइकॉट, जैसे राइजोबियम नाम का कीटाणु है जो वहां बैठता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है, जड़ों को देता है। जैसे माइकोराइजा नाम का फंगस है जो हवा से नाइट्रोजन लेता है, जड़ों को देता है। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है, शैवाल है, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध कराता है। दीज आर द 3 स्पेसीज। ये कहाँ निवास करते हैं? हमारे पप्पू धान्य के जो पौधे होते हैं उसके जड़ों पर गांठ होती है, नोडल्स होते हैं ना, मूंग पर होते हैं, उड़द पर होते हैं, शनगोल पर होते हैं, और तुअर पर होते हैं, है ना, ड्रम स्टिक पर होते हैं, उनमें निवास करते हैं। ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों को हाथ में दे देते हैं। उसके बदले में जड़ें उनको मीठा खिलाती हैं, उसके मीठा खिलाते हैं उसको ये एनर्जी विधंगा देने के लिए। अभी वो कार्बोहाइड्रेट सिक्रेटेड एंड फीडेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये जंतु उसको नाइट्रोजन देता है और जड़ उसको मीठा खिलाते हैं। ये है सहजीवन। सारे पप्पू धान्य इसमें आते हैं। और ये नॉन सिम्बायोटिक असहजीवी
ये एक दला के जड़ों के पास बैठता है। जैसे एसिटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, बाइजेरिंकिया है, कुछ प्रकार के पॉलीमिक्सा है, कुछ प्रकार के फ्रैंकिया है, कुछ प्रकार के सुडोमोनास है। ये सारे देयर आर 136 स्पीसीज ऑफ द नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस। एक दला मीन्स धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, नवनी है, रागी है, कोदू है, कुटकुए, ऑल सीरियल्स, ऑल मिलेट्स, शुगर केन है और बाकी जो बाकी के मोनोकॉट है जैसे तिलहन है, इनके जड़ों के पास ये बैठे होते हैं और ये दोनों एक साथ काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। अगर ये अकेला है काम नहीं करेगा, ये अकेला है काम नहीं करेगा, दोनों एक साथ वो काम करेंगे। इसका मतलब है अगर हमें यूरिया बंद करना है और हवा का नाइट्रोजन लेना है तो दोनों को काम में लगाना पड़ेगा, दोनों को काम में लगाना पड़ेगा। एक है एक दला के पास, दूसरा है द्विदला के पास। अगर दोनों को काम में लगाना है तो हमें एक दला में दो द्विदल, द्विदला में एक दल, आंतर फसल लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है वो जब हम फसल की बात करेंगे उस समय बताया जाएगा। ये दोनों जीवाणु सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक कारखाने में पैदा नहीं होते, बिकॉज गॉड हैज नॉट गिवन द क्रिएशन पावर टू द ह्यूमन बीइंग। हम कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते, वी कांट क्रिएट एनीथिंग बिकॉज वी आर नॉट द क्रिएटर। वैज्ञानिक मंगल तक गए हैं, हो सकता है आगे दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, विज्ञान बहुत विकसित हुआ है, लेकिन ज्वार का दाना कारखाने में हम पैदा नहीं कर सकते, गेहूं का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकते, पानी कारखाने में पैदा नहीं होता, हवा कारखाने में पैदा नहीं होता, बिकॉज द गॉड हैज नॉट गिवन द क्रिएशन पावर टू द ह्यूमन बीइंग। ये जंतु भी हम कारखाने में पैदा नहीं कर सकते। इसकी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक कोशिका का विभाजन होकर दो कोशिकाएं बनती है, निर्मित नहीं होती, सेल डिवीजन होता है। लेकिन एक फैक्ट्री है जिनमें इनकी निर्मित होती है, वो है देशी गाय की आंत, देशी गाय का पेट, इंटेस्टाइन ऑफ द देशवाली आऊ। म्हणजे देशवाली आऊ के आंत में से गोबर बाहर निकला, पेड़ा, तो ये जीवाणु पेड़ा में जाते हैं, पेड़ा से जीवामृत, घन जीवामृत बनाया तो उनकी संख्या बढ़ती है, और जब जीवामृत घन जीवामृत भूमि में डालते तो ये भूमि में जाते, हवा से नाइट्रोजन लेते और जड़ों को दे देते हैं। हमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं। 40 लाख किसान जीरो बेड खेती करते हैं हिंदुस्तान में। 20 साल से कुछ किसान यूरिया नहीं डालते, कोई भी कुछ भी खाद नहीं डालते, गोबर का खाद भी नहीं डालते, पूरा जीरो बजट है। चैलेंज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, वो दिखाए, डेफिशिएंसी दिखाए नाइट्रोजन की हमारी फसलों में। आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, यूरिया निकाल दीजिए, फॉस्फेट निकाल दीजिए, पोटैश निकाल दीजिए, गोबर का खाद निकाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट निकाल दीजिए, कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। इन लोगों ने अभी तक दुनिया को मूर्ख बनाया है, किसानों को गुमराह किया है। खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही। अगर आपको यूरिया बंद करना है, दो काम करना होगा। एक, घन जीवामृत का उपयोग करना है, और दूसरा एक दला में द्विदल, द्विदला में एक दल, एनडीए में यूपीए, यूपीए में एनडीए, बस काम हो गया, काम हो गया। साथियों, भूमि में फॉस्फेट बहुत है, लेकिन जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होता। जब भी आप मिट्टी का परीक्षण करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसमें लिखा होता है कि भूमि में है, लेकिन जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं है, ऊपर से डालिए। ये क्या मामला है हम देखेंगे। फॉस्फेट के 3 रूप होते हैं। एक है एक कणा फॉस्फेट, इसको कहते हैं मोनोवैलेंट आर्थो कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट लो। दूसरा है द्विकणा फॉस्फेट, द्विकणा फॉस्फेट, डाइवैलेंट। और तीसरा है 3 कणों का जोड़, त्रिकणा।
ट्राइवेलेंट और दो कैल्शियम फॉस्फेट। जड़ों को चाहिए एक कणा, जड़ द्विकणा नहीं ले सकते, त्रिकणा नहीं ले सकते। और भूमि में एक कणा नहीं होता, भूमि में द्विकणा होते, त्रिकणा होते हैं। इसका मतलब है भूमि में फॉस्फेट है लेकिन जड़ों को उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक कणा में नहीं है, द्विकणा में है। हम एक उदाहरण देंगे, जैसे एक कणा माने रोटी, चपाती, द्विकणा माने दाने। हम दाने नहीं खा सकते, हम रोटी खाते हैं। उसी तरह जड़ों को चाहिए रोटी, रोटी भूमि में नहीं है, जड़ों दाने नहीं ले सकती लेकिन दाने भूमि में है। द्विकणा भूमि में, दाने है लेकिन जड़ को नहीं उपलब्ध हो सकती, उनको चाहिए रोटी। इसका मतलब है अगर हमें ये दाने का रोटी बनाना है तो ये जो द्विकणा है इसको तोड़ना होगा, एक एक कण अलग करना होगा और जड़ों को उपलब्ध करना होगा। ये द्विकणा को तोड़ने का काम, त्रिकणा को तोड़ने का काम, एक एक कण जड़ों तक पहुंचाने का काम एक जीवाणु करता है जिसका नाम है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी बैक्टीरिया। ये जीवाणु जीवामृत में होता है, देशी गाय के आंत में उसकी निर्मित होते हैं। इसका मतलब है जब हम जीवामृत डालते हैं तो ये जीवाणु भूमि में जाते हैं, द्विकणा को तोड़ते, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देते, त्रिकणा को तोड़ते, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देते हैं। हमें डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट डालने की आवश्यकता नहीं और डबल सुपर फास्फेट डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। 40 लाख किसान जीरो बेड खेती करते हैं हिंदुस्तान में, 1 ग्राम भी डीएपी डालते नहीं, सुपर सिंगल सुपर फास्फेट डालते नहीं, कोई भी नहीं डालते, रासायनिक खाद डालते नहीं। चैलेंज है कृषि वैज्ञानिकों को, सिद्ध करे कमी है फॉस्फेट की, हो ही नहीं सकती। हम कुछ भी नहीं डालते लेकिन कमी नहीं है, केवल जीवामृत डालिए, कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं। कृषि वैज्ञानिकों ने अब तक किसानों को मूर्ख बनाया कि डीएपी डालिए, सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, केवल जीवामृत डालिए, घन जीवामृत का उपयोग करें, जीवामृत का छिड़काव करें, बिल्कुल डालने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जब आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपकी भूमि में पोटैश बहुत है लेकिन जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं है, नॉन अवेलेबल फॉर्म में है, ऊपर से पोटेशियम सल्फेट डालिए या म्यूरेट ऑफ पोटैश डालिए। साथियों, वास्तव में भूमि में जो पोटैश होता है वो अनेक कणों के समूह में होता है। इस समूह को कहते हैं सिलिकेट्स कोलाइड्स। जड़ों को अनेक कण में पोटैश नहीं लेता जड़ों को चाहिए एक कणा, जड़ अनेक कण नहीं ले सकती। जंगल के कोई भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करिए, आपको पोटैश की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जंगल के पौधों को पोटैश मिल गया। जंगल के भूमि में भी पोटैश अनेक कणों के समूह में होता है, एक कण में नहीं होता। जंगल में हम खाद डालते नहीं, फर्टिलाइजर डालते नहीं, इसका मतलब हमने नहीं दिया, लेकिन जंगल के पौधों को पोटैश मिल गया, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इसका मतलब है कोई तो भी है जिसने अनेक कणों को तोड़ा, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा दिया। ये अनेक कणों को तोड़कर एक एक कण अलग करके जड़ों तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भगवंत ने एक जीवाणु को दिया है जिसका नाम है बैसिलस सिलिकस। ये बैसिलस सिलिकस की प्रजातियां देशी गाय के आंत में पैदा होती हैं। देशी गाय के आंत से गोबर बाहर निकला कि गोबर में जाते हैं और गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत बनाया कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, अनेक गुना उनकी संख्या बढ़ती है। और जीवामृत भूमि में डाल दिया, घन जीवामृत डाल दिया तो ये भूमि में जाते, इनको तोड़ते, एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देते हैं। हमें पोटैश डालने की आवश्यकता नहीं। एक थायोऑक्सीडेंट बैक्टीरिया है, जंतु है,
जो गंधक उपलब्ध करता है वो जीवामृत में होता है। एक फेरस बैक्टीरिया है जो लोह उपलब्ध करता है वो जीवामृत में होता है। यानी सारे जितने भी खनिज है, सारे खाद्य तत्व है, एलिमेंट्स है, वो हर एक का एक जीवाणु प्रकार होता है जो जीवामृत में होता ही है। जीवामृत मत डालते हैं तो संस्कार करता है, सारे न्यूट्रिएंट जड़ों को मिल जाते हैं, कुछ भी डालना नहीं पड़ता। न तो रासायनिक खाद डालना है, न गोबर का खाद डालना है, न वर्मी कंपोस्ट डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, जीवामृत घना जीवामृत डालना है, हो गया काम। साथियों, देशी गाय यूरिया का कारखाना है क्योंकि जीवाणु उसमें होते हैं। डीएपी का कारखाना है, पोटैश का कारखाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कारखाना है, दूध का कारखाना है, घी का कारखाना है और दही का कारखाना है, गोबर का कारखाना है, गोमूत्र का कारखाना है, दवा का कारखाना है, बैलों का ट्रैक्टर का कारखाना है। एक ही कारखाना, सारे कारखाने कहाँ है? देशी गाय में। देशी गाय का चित्र होता है, चित्र, द पिक्चर ऑफ द लोकल काउ। उस पर लिखा होता है 33 करोड़ देवताओं का निवास। ये 33 करोड़ देव नहीं है, 33 करोड़ जीवाणु की उपयुक्त प्रजाति है। हम गौ माता कहते हैं, माता ही है, साक्षात माता है। 3 प्रकार की माता होती हैं। हमारी खुद की माता जो हमें जन्म देती है, भू माता जो खाने को देती है, और हमारी गौ माता जो हमको जिंदा रखती है। साथियों, ये 3 माता को हमें बचाना है क्योंकि इन तीनों माताओं को खत्म करने का एक षड्यंत्र अभी चल रहा है जिसका नाम है विकास। आदिलाबाद में, नांदेड़ में, आपके नज़दीक है, करीमनगर के नज़दीक है, निजामाबाद के कुछ हिस्से में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में बहुत गाय है, देशी बहुत गाय है। हर सप्ताह में एक हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं उनके, जाइए वहां से खरीदिए और एक गाय खरीद कर उसका उपयोग करें। अगर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो गाय चुरा कर लाइए, लेकिन लाइए। मैं गारंटी देता हूं, अगर गाय चुरा कर लाते हैं तो गारंटी देता हूं आपकी रिपोर्ट नहीं होगी पुलिस में। ससुर के घर से चुराइए, आपकी रिपोर्ट नहीं होगी। तो साथियों, एक देशी गाय 30 एकड़ की खेती, सारे कारखाने बंद, ग्लोबल वार्मिंग बंद, क्लाइमेट चेंज बंद, किसानों की आत्महत्याएं बंद, भूमि का सहार बंद, युवा पीढ़ी का विनाश बंद, कैंसर बंद, डायबिटीज बंद, हार्ट अटैक बंद, एवरीथिंग इज बंद। साथियों, लगभग 2 लाख साल पहले हमारी देशवालियाओं और जर्सी होल्स्टीन, इसका जो मूल रूप है वो एक ही था जिसका नाम है बॉस जनरा, जिसका नाम है बॉस जनरा। 2 लाख साल पहले हमारे धरातल पर ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी, लगातार ज्वालामुखी फटे और विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर चले गए। इसके कारण ये जो बॉस जनरा है उसके शरीर के अंतर्गत जन्नुक बदलाव आए, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुए और इनकी 3 शाखाएं निकली। एक शाखा है हमारी देशी गाय जिसकी जाति है बॉस इंडिकस, दूसरी है होलिस्टन जर्सी जिसका नाम है बॉस टॉरस, और तीसरा है याक नाम का प्राणी जो अभी भी हिमालय में बैलों जैसा काम करता है। ये जर्सी होल्स्टीन देशी गाय, इनके गुणधर्म में ये 2 लाख सालों के दरमियान इतने बदलाव आ गए, इंटरनल सेग्रीगेशन होने के बाद, जन्नुक स्थानांतर होने के बाद इतने बदलाव आए कि ये डिफरेंट एनिमल बन गया, ये अलग प्राणी बन गया। अब ये अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी है, दोनों में कोई समानता नहीं। देशी गाय झेबू परिवार का प्राणी है, देशी गाय झेबू फैमिली का प्राणी है और इसके 21 कैरेक्टर्स है।
ये 21 लक्षणों में से एक भी लक्षण जर्सी होल्स्टीन में नहीं है देशी गाय का। जैसे इसको क्या कहते हैं आप? మూపురం మూపురం కదా। जिस गाय को ये हम्प है वही गाय है, जिसको हम नहीं वो गाय नहीं है। घर में जाइए और जर्सी होल्स्टीन के ऊपर हाथ घुमाइए, सपाट भूप्रदेश गाय नहीं है। जिसके गले में गल कमल है, क्या बोलते हैं? हाँ, वही गाय है, जर्सी होल्स्टीन को नहीं है। समय अभाव के कारण ये बात नहीं बता सकता। देशी गाय की किताब है, उसमें सारे लक्षण दिए हैं। साथियों, जर्सी होल्स्टीन गाय नहीं है, बहुत खतरनाक प्राणी है। जर्सी होल्स्टीन का दूध मानव के लिए हानिकारक है, गोबर भूमि के लिए हानिकारक है, वो प्राणी हानिकारक है। ये प्राणी हम पर थोपा गया है हमें नुकसान करने के लिए। ये पूरा षड्यंत्र है, ख्याल में रहे। ये कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कि जर्सी होल्स्टीन 15 लीटर दूध देती है। देशी गाय देती है क्या? क्यों नहीं? कौन बोलता है देती नहीं? ये थारपारकर राजस्थान की 20 लीटर दूध देती है। ये गिर लंबे कान वाली सौराष्ट्र की 20-25 लीटर दूध देती है। ये हमने कांकरेज सौराष्ट्र की 15 से 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल पंजाब की 25 लीटर दूध देती है। रेड सिंधी बहुत राठी राजस्थान की 20-25 लीटर दूध देती है। कौन कहता है हमारी गाय दूध देती नहीं? मूर्ख बना रहे हो किसानों को और जनता को कि देशी गाय दूध देती नहीं। साथियों, ये मूर्ख बनाने का प्लान चल रहा है इन लोगों का। लैटिन अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। हमारे देश जैसी आबोहवा है। ब्राजील सरकार ने क्या किया? आपकी आंध्र प्रदेश में से ओंगोल के बहुत अच्छी गाय और ओंगोल के बुल लेके गए। सौराष्ट्र से ये जो लंबे कान वाली हमारी गिर है उनके अच्छे बुल और अच्छे गाय लेके गए। साहिवाल के बुल अच्छे गाय और अच्छे गाय लेके गए और थारपारकर के बुल अच्छे गाय लेके गए। वहाँ उनका इनब्रीडिंग किया, आपस में भारतीय संकरण किया और अंत में एक गाय विकसित किया, वैरायटी बहुत ही अच्छी ब्रीड है जिसका नाम ब्राह्मीण दिया है। इंटरनेशनल कंपटीशन में एक दिन में 60 लीटर दूध दिया, 60 लीटर दूध दिया। साथियों, आपकी ओंगोल बहुत बढ़िया गाय है, उसको बचाइए, बचाइए, नहीं तो नष्ट हो जाएगी। ओंगोल जो गाय सबसे ज्यादा दूध देती है ढूंढिए, उसका जो बछड़ा है वो बुल के लिए विकसित करे और उस बुल से जो अगली प्रोजनी आएगी वो ज्यादा दूध देने वाली निकलेगी। ब्रीड डेवलपमेंट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। अगर ये जर्सी होल्स्टीन 15 लीटर दूध देती है, 20 रुपए उसका दाम है, 300 रुपए मिल गए। लेकिन हमारी गाय अगर 10 लीटर दूध देते 60 रुपए लीटर बेचा जाता है, औषधि है, 600 रुपए मिल गए। कौन सी गाय मुनाफा देती है जरा सोचिए। देशी गाय का घी दिव्य औषध है, दिव्य दवा है। 1 किलो देशी गाय का घी 2000 रुपए में बेचा जाता है और जर्सी होल्स्टीन का घी क्या भाव है? अरे उसको की कीमत ही नहीं है। ओंगोल गाय के 2 बैल युवा यंग कितने के होते हैं? ओंगोल के 2 युवा बैल कितने के होते हैं जोड़ी? कितनी? 3 लाख। जर्सी होल्स्टीन के कितने के होते हैं? 0 बजट, 0 बजट। साथियों, ये जर्सी होल्स्टीन हिंदुस्तान से भगा दीजिए, ये खतरनाक षड्यंत्र है। एक आपकी ओंगोल को खरीदिए, ओंगोल का विकास करिए, देश को बचाइए, तेलंगाना को बचाइए।